हेलो स्टूडेंट्स। तो परमाणु संरचना का नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में अपन ने कहाँ पर खत्म किया था, अपन स्पेक्ट्रम की बातें कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम अपन को पढ़ना है, तो स्पेक्ट्रम जो है हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी, जैसे व्हाइट लाइट से अपन ने शुरू किया था, व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, जो श्वेत प्रकाश है। तो श्वेत प्रकाश को अगर अपन क्या करें, प्रिज्म में से पास करवाएं, तो क्या होता है कि भाई ये 7 कलर में, अलग अलग कलर में क्या हो जाता है, डेविएट टूट जाता है श्वेत प्रकाश विबज्योर, ठीक है। 400 से 750 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है ना। और यहाँ अगर स्क्रीन लगा दूँ, एक कोई पर्दा लगा दूँ, तो पर्दे पर 7 कलर जो है वो आपको दिखाई देंगे। तो वेवलेंथ का ये ही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है, इसी को अपन क्या बोलते हैं भैया, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा काम है। स्पेक्ट्रम का मतलब एक डायग्राम होता है, और उस डायग्राम में, उस तस्वीर में, उस फोटो में आपको क्या दिखाई देता है, उसमें वेवलेंथ का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ठीक है ना। तो ये स्पेक्ट्रम होता है। व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में से मैंने पास करवाई, ठीक है ना, तो आपको जो है वो स्क्रीन पर ये डायग्राम दिखेगा। अब ऐसे ही क्या होता है, जरूरी नहीं है कि व्हाइट लाइट का ही स्पेक्ट्रम हो। और स्पेक्ट्रम बनता किस वजह से है, बनता इसी वजह से है कि जब भी कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। और ये जितना ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा होती है तरंग की, विचलन उतना ही कम होता है, ठीक है। और यहाँ पर तरंग दैर्घ्य जो है वो कम है, तो विचलन सबसे ज्यादा किसका होता है, वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है ना। तो विचलन सबकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग है। तरंग दैर्घ्य अलग अलग होने की वजह से सबका विचलन क्या होगा, अलग अलग होगा। और विचलन सबका अलग अलग है, इसी वजह से सारे जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग तरीके से विचलित होते हैं। तो सब कलर क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर जो मिलेगा उसको स्पेक्ट्रम अपन बोलेंगे। तो स्पेक्ट्रम वर्ड ज्यादा कोई भारी वर्ड नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, एक डायग्राम। और उस डायग्राम में दिखेगा क्या आपको, अलग अलग वेवलेंथ जो है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगी। इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है बात। अब देखो जरा, स्पेक्ट्रम के प्रकार अपन को पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम के प्रकार, तो यहां जो स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली 2 तरीके का होता है, ठीक है। अभी अपन इसको सबको समझते हैं। एक तो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एक अपने पास होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम 2 तरीके का हो गया, उत्सर्जन और अवशोषण, ठीक है। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को अपन बोलते हैं भाई इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इंग्लिश में भी ध्यान में रखना है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर इसके बाद में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वापस से 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सतत, एक होता है असतत। वापस से 2 प्रकार का होता है अवशोषण भी। एक तो होता है सतत और एक होता है असतत, ठीक है। सतत को इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉन्टिन्यूअस, और इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब देखो जो असतत स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेखीय, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर, और दूसरा होता है बेंड, ठीक है। यहां पर भी असतत स्पेक्ट्रम वापस से 2 प्रकार का होगा, रेखीय और बेंड, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम का अपन ने क्लासिफाई किया है। अब कौन सा स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसको अपन को एक एक करके सबको समझना है। उत्सर्जन क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है ना। तो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का, सतत असतत, ये भी क्या होता है, ये भी अपन को समझना है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। पहले अपन उत्सर्जन की बात करेंगे, इसके बाद में अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया, तो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे बनाया कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवा दिया। प्रिज्म में से पास करवाने के बाद आगे क्या लगी थी, एक स्क्रीन लगी थी, डायग्राम लगा था। तो स्क्रीन पर जो भी मिला उसको अपन ने क्या बोला, उसको अपन ने व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम अपन ने बोल दिया, ठीक है ना। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम बनाया जाए। आप कोई भी वेवलेंथ को, किसी भी प्रकार की तरंग दैर्घ्य को प्रिज्म में से पास करवाओ, प्रिज्म में से पास करवाने के बाद में आपको पर्दे पर जो डायग्राम मिलता है वो ही क्या होगा, स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की अपन बात करेंगे। तो ध्यान से देखना, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है। किसी भी चीज का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है,
और किसी भी चीज का अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है। अभी अपन जनरल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन ने सिलेबस में केवल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अपन को पढ़ना है, तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अपन बाद में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो ध्यान से देखना कि किसी स्रोत, कोई भी अपने पास स्रोत है और किसी भी स्रोत से उत्सर्जित जो ऊर्जा है, ठीक है, जैसे प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं, जैसे कोई बल्ब हो गया तो बल्ब से उत्सर्जित ऊर्जा है, ट्यूबलाइट हो गई, ट्यूबलाइट से उत्सर्जित ऊर्जा, सूर्य हो गया, सूर्य का स्पेक्ट्रम भी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, वहां से भी एनर्जी लगातार क्या हो रही है, एमिट हो रही है। तो किसी भी स्रोत से किसी प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है और उस ऊर्जा को आपने प्रिज्म में से पास करवाया, तो स्क्रीन पर जो मिलता है उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास कोई स्रोत है, स्रोत, सोर्स है, ठीक है ना। अब इससे क्या हो रहा है, लगातार जो है वो एनर्जी क्या हो रही है भाई, एमिट हो रही है, ठीक है। और इस एनर्जी को आपने प्रिज्म में से पास करवाया, और प्रिज्म में से पास करवाने के बाद में जो भी आपको स्क्रीन पर डायग्राम, ये जरूरी नहीं है कि भाई आप जो है वो सात अलग अलग कलर साथ ही दिखाई दे, विबज्योर ही दिखाई दे, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि ये स्रोत किस प्रकार की वेवलेंथ को उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है बात, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो है वो मैंने कहा दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सतत, एक होता है असतत, ठीक। अब सतत स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, तो यहाँ अपन व्हाइट लाइट की बात करेंगे, व्हाइट लाइट, ठीक है। जैसे सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य का स्पेक्ट्रम जो है वो कैसा होता है, सतत होता है, ठीक है। कैसे कि व्हाइट लाइट सूर्य से मिली अपन को और इसको मैंने प्रिज्म में से पास करवाया, तो सारे के सारे कलर जो है वो आपको एक रेगुलर पैटर्न में दिखाई दे गए, विबज्योर, ठीक है, ऐसे दिखाई दे गए। अब इसको सतत स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं भाई, जैसे अपने पास जो है वो इंद्रधनुष है, ठीक है, इंद्रधनुष भी स्पेक्ट्रम का ही एक परिणाम है, ठीक है ना। तो इंद्रधनुष में सातों कलर क्या है, अलग अलग है, तो वहां अपन ये नहीं बता पाते हैं कि भाई रेड कलर कब स्टार्ट हुआ और रेड कलर स्टार्ट हो, अच्छा सातों के सातों कलर को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, उनके बीच में ऐसा कोई गैप नहीं होता है कि भाई हाँ यहाँ से यहाँ तक रेड कलर जो है वो स्टार्ट हो गया और फिर ऑरेंज कलर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और फिर ऑरेंज के बाद में येलो कलर कब स्टार्ट हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। येलो के बाद में ग्रीन कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, क्लियरली कुछ बता नहीं पाते हैं कि कौन सा कलर कब स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। दोनों दो कलर के बीच में कोई ऐसी बाउंड्री लाइन नहीं होती है, ठीक है ना। सारे कलर एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको अपन क्या बोलते हैं, सतत। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सारे कलर, इंद्रधनुष आपने देखा होगा, तो सारे कलर एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, मिले हुए होते हैं। एक कलर कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया, इसके बारे में अपन क्लियरली कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन बोलते हैं कि व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है। जबकि असतत स्पेक्ट्रम में क्या होगा, असतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि दो कलर है और दोनों कलर के बीच में जो है वो कुछ गैप होगा, फिर इसके बाद में दूसरा कलर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उसको क्या बोल देंगे, अगर दोनों कलर के बीच में कुछ गैप हो, पर्टिकुलरली अपन बता पाए कि हाँ भाई ये जो है ये रेंज रेड कलर की, ये ऑरेंज कलर की है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, असतत स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ये इस एग्जांपल से अपन सतत और असतत को समझ सकते हैं। फिर रेखीय और बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, तो रेखीय स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर्दे पर, ठीक है, कोई लाइन दिखाई दे, किसी पर्टिकुलर कलर की क्या दिखाई दे, लाइन दिखाई दे, एक कलर की लाइन, लाइन तो आप समझते हो, केवल एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे, तब तो इसको बोलते हैं लीनियर स्पेक्ट्रम। अब असतत जो है वो ही रेखीय और बैंड प्रकार का होता है, क्योंकि एक लाइन दिखाई देगी, फिर इसके बाद में दूसरी लाइन दिखाई देगी, फिर तीसरी लाइन दिखाई देगी, तो दो लाइनों के बीच में क्या आ गया, अपने पास एक गैप आ गया ना, कि ये गैप जो है वो दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो असतत स्पेक्ट्रम में आपको जो है अगर केवल लाइन दिखाई दे, ठीक है, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में चमकीली लाइन दिखाई देगी, तो चमकीली लाइन दिखाई दे, ठीक है, तब वो कैसा हो जाएगा, वो रेखीय स्पेक्ट्रम हो जाएगा। और बैंड क्या होता है, बहुत सारी लाइनें, ऐसे बहुत सारी लाइनें अगर आपस में मिल जाए, आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, आपस में मिल जाए, तो लाइन की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं। तो बैंड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी लाइनें आपस में मिल जाए तो लाइन की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसको बैंड बोलेंगे। तो अगर आपको ऐसी बहुत सारी लाइनें ऐसी मिली हुई दिखाई दे, जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारी ऐसी लाइनें मिली हुई दिखाई दे, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बैंड स्पेक्ट्रम बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रेखीय और बैंड। क्लियर, ठीक। ये कोई भी स्रोत
प्रिज्म में से पास करवाया तो रेखीय रेखा अगर दिखाई देती है तो रेखीय, और ऐसा ही जो है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम में भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो रेखीय हो गया, बैंड हो गया, ठीक है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, दोबारा सुन लो कि किसी भी स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा को यदि प्रिज्म में से पास करवाया जाए, प्रिज्म में से गुजारा जाए, तो स्क्रीन पर या पर्दे पर जो अपन को पैटर्न मिलता है, पर्दे पर जो डायग्राम दिखाई देता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दो प्रकार का होता है, एक तो सतत, एक असतत, ठीक है। तो जिस प्रकार से इंद्रधनुष के सातों कलर एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, उनको क्लियर करना, उनको जो है वो अपन ये नहीं बता पाते हैं कि कब एक रंग स्टार्ट हुआ और कब दूसरा रंग जो है वो खत्म हो गया, इसके बारे में अपन क्लियरली कुछ नहीं बोल पाते हैं, यानी दो कलर के बीच में कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, इसको सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। असतत स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि दो जो स्पेक्ट्रमी लाइन अपने पास होगी, उनको अपन आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो असतत स्पेक्ट्रम में अगर केवल लाइन दिखाई दे तब तो वो रेखीय हो जाएगा, और बहुत सारी लाइनें आपस में मर्ज हो जाए, और अगर ऐसे मर्ज होंगे तो क्या होगी, लाइन की चौड़ाई बढ़ जाएगी, और ऐसे जो है बहुत सारी जो है अलग अलग चौड़ाई के बैंड दिखाई दे तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम अपन बोल देंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, स्क्रीन पर मिलने वाला एक डायग्राम है, स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई देता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक। फिर अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो ध्यान से देखना जरा, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है। देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है एक्चुअल में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, इस बार क्या होगा, ऊर्जा का अवशोषण होगा, ठीक है। किसी भी पदार्थ का अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं और अवशोषण स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं। जैसे आपको हाइड्रोजन गैस का अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं और उसका अवशोषण स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन भी बना सकते हैं, अवशोषण भी बना सकते हैं। सोडियम का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हैं और मतलब ये स्पेक्ट्रम जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से देखना कि स्पेक्ट्रम अपन काम में क्या लेते हैं, क्यों स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं कि स्पेक्ट्रम जो है वो हर पदार्थ का क्या होता है, विशिष्ट होता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होगा, विशिष्ट होगा। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम केवल दो अलग अलग गैसें मान लो क्या काम में लेते हैं, मान लो एक में ऑक्सीजन है और एक में नाइट्रोजन है, तो अपन को ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला सैंपल ऑक्सीजन का है, ये नाइट्रोजन का है, ठीक है। तो अगर इसके लिए जो है स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जाए तो ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम जो है वो अलग होगा और नाइट्रोजन का स्पेक्ट्रम अलग होगा, ठीक है। तो इसका स्पेक्ट्रम बनाया, इसका स्पेक्ट्रम बनाया, ये वाला स्पेक्ट्रम ऑक्सीजन के स्पेक्ट्रम के जो ऑक्सीजन का अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम है उससे मैच करेगा और ये नाइट्रोजन के अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम से मैच करेगा। तो स्पेक्ट्रम को बेसिकली अपन काम में लेते हैं तत्वों की पहचान करने के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि हर तत्व का स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभिलाक्षणिक होता है। हर तत्व का स्पेक्ट्रम उसका एक विशिष्ट गुण होता है, अभिलाक्षणिक होता है, जो केवल वो ही प्रदर्शित करता है। दूसरा कोई तत्व जो है वो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम प्रदर्शित नहीं करता है। यानी 118 तत्व अपने पास है ना अब तक, तो 118 तत्व है तो इसका मतलब सारे तत्व जो है वो अलग अलग अपने एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम प्रदर्शित करेंगे, 118 प्रकार का स्पेक्ट्रम जो है वो प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अगर कोई तत्व आता है मान लो और उसका स्पेक्ट्रम इन 118 तत्वों से अलग है तो वो एक नया तत्व होगा। इस तरह से जो है वो तत्व की पहचान की जाती है और स्पेक्ट्रम का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अपन वापस से आते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो मैंने कहा कि किसी भी तत्व का आप उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी बना सकते हो और अवशोषण स्पेक्ट्रम भी बना सकते हो। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या होता है कि जैसे मान लो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट का मतलब कितनी वेवलेंथ, 7 है ना, λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7। व्हाइट लाइट का मतलब जो है कितनी वेवलेंथ हो गई, 7 वेवलेंथ हो गई, ठीक है। और इनको जो है वो अपन ने क्या किया है, प्रिज्म में से पास करवाया है, ठीक है। तो प्रिज्म में से पास करवाऊंगा तो सातों कलर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये तो हो गया अपने पास नॉर्मल स्पेक्ट्रम। अब अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या करते हैं, मान लो जिस पदार्थ का आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाना है, ठीक है, उस पदार्थ को जो है वो एक ट्यूब में लेते हैं। यहाँ पर मान लो एक ट्यूब मैंने ली और जिस भी पदार्थ का आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम बनाना है वो पदार्थ मैंने यहाँ पर भर दिया, ठीक है। और इस व्हाइट लाइट को इस पदार्थ में से पास करवाया, ठीक है। जैसे ही आप इस पदार्थ में से पास करवाओगे तो ये पदार्थ क्या करेगा, इनमें से कुछ वेवलेंथ को तो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ वेवलेंथ को तो इसने अवशोषित कर लिया है, ठीक है। यानी कुछ वेवलेंथ को तो रोक लेगा और बाकी वेवलेंथ को ये जाने देगा, ठीक है। मान लो इसने जिन वेवलेंथ को रोका है
लैम्डा 2 को रोक लिया, लैम्डा 5 को रोक लिया और लैम्डा 7 को रोक लिया, ठीक है ना। जैसे अगर मैं विब्जियोर की बात करता हूँ, विब्जियोर, ठीक है, तो लैम्डा 2 को रोक लिया, इसका मतलब इसने ऑरेंज कलर को रोक लिया है, ठीक है। लैम्डा 5 का मतलब इसने ब्लू कलर को रोक लिया है और इसने एक वॉयलेट कलर को रोक लिया है। इन 3 कलर को इसने क्या कर दिया, रोक लिया। बाकी जितने भी वेवलेंथ है उनको पास होने दिया। तो बाकी जो वेवलेंथ बची कौन कौन सी, लैम्डा 1, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 6, ठीक है, इनको इसमें से अपने में से पास होने दिया। तो ये जो अब प्रकाश आएगा, यहां से जो लाइट निकलेगी उसमें ये 4 वेवलेंथ होगी। अब इनको अगर मैं क्या करूं, प्रिज्म में से पास करवाऊं, ये हो गया अपने पास प्रिज्म। तो इनको अगर मैं प्रिज्म में से गुजारूं, ठीक है ना, तो जो स्पेक्ट्रम अपन को मिलेगा, जो स्क्रीन पर क्या डायग्राम मिलेगा, अब स्क्रीन पर जो है वो आपको 4 वेवलेंथ दिखाई देगी, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। स्क्रीन पर आपको 4 कलर दिखाई देंगे। कलर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा इंडिगो, एक कौन सा होगा, ग्रीन, एक होगा येलो और एक होगा रेड। ये 4 कलर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। बाकी के कलर को क्या कर लिया, इसने रोक लिया है। अब जिन कलर को इन्होंने रोका है, ये 4 कलर दिखाई, ये रेड कलर की लाइन, ये येलो कलर की, ये ग्रीन कलर की, ये इंडिगो कलर की, ठीक है। बाकी जो रोक लिया है वहां पर आपको जो है वो डार्क दिखाई देगा, वहां का रीजन कैसा हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, वहां अंधेरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्या बोलते हैं अपन, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या है अवशोषण स्पेक्ट्रम, कि जब भी व्हाइट लाइट को किसी पदार्थ में से पास करवाया जाता है, ठीक है, तो ये पदार्थ क्या करेगा, इसके कुछ घटकों को रोक लेगा, बाकी घटकों को जाने देगा। तो इन घटकों को अगर प्रिज्म में से पास करवाया जाए तो स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई देता है उसी को अपन अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पर अवशोषण स्पेक्ट्रम जो है 2 प्रकार का, एक तो सतत, एक असतत। कोई बात आती है, सतत का मतलब क्या होता है कि भाई अगर मान लो ये सारे के सारे घटकों को रोक ले, सबको रोक ले, तो यहाँ पर स्क्रीन पर केवल आपको क्या दिखाई देगा, डार्क, तो वो एक सतत स्पेक्ट्रम माना जाएगा। असतत का मतलब ये स्पेक्ट्रम जो मैं बना रहा हूं ये असतत स्पेक्ट्रम है। क्यों है असतत स्पेक्ट्रम, क्योंकि भाई आपको जगह जगह पर डार्क लाइनें दिखाई दे रही है, कंटिन्यूअसली डार्क नहीं दिखाई दे रहा, जगह जगह डार्क लाइनें दिखाई दे रही है, तो ये असतत है। और वही लाइन दिखाई दे तो क्या बोलेंगे, रेखीय, और बैंड दिखाई दे तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। बहुत सारी लाइनें मर्ज हो जाए तो उसको बैंड स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है बात। तो ये अपने पास क्या हो गया, अवशोषण स्पेक्ट्रम। इससे पहले अपन ने देख लिया उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक। तो अब देखो थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो स्पेक्ट्रम मेरे ख्याल से उत्सर्जन और अवशोषण आपके समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करें, क्योंकि अपने सिलेबस में केवल हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। तो भाई अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों दिखाई दिया, क्योंकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का अवशोषण होता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। अपने पास हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ठीक है। और अपन हाइड्रोजन परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं का स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। पानी पी लेता हूं मैं पहले, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। देखो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम अपन को पढ़ना है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि पहले वही 2 प्रकार का अवशोषण और उत्सर्जन। तो पहले अवशोषण स्पेक्ट्रम, अब हाइड्रोजन परमाणु है और हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। यानी क्या किया था, अभी जो पदार्थ है उस पदार्थ की जगह आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन परमाणु लेने हैं। हाइड्रोजन गैस ले ली, उनको एनर्जी दे दी तो हाइड्रोजन परमाणु में टूट जाएंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु वहां पर लेने हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। तो अब क्या होगा कि भाई ये देखा गया कि जब आप यहाँ जो पदार्थ है यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु ले लिया आपने और इसमें से व्हाइट लाइट पास करवाते हो, ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको केवल एक डार्क लाइन, केवल एक काली लाइन, काली रेखा दिखाई देती है। एक डार्क लाइन दिखाई देने का क्या मतलब है कि 7 में से ये केवल एक प्रकार की वेवलेंथ को क्या करता है, अवशोषित करता है। और जिस वेवलेंथ को इसने अवशोषित किया है, समझने की कोशिश करता, एक काली लाइन दिखाई देने का मतलब क्या है कि 7 वेवलेंथ आपने डाली थी, इधर से जो है वो 7 वेवलेंथ आपने डाली है, ठीक है ना। यहाँ पर व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट,
व्हाइट लाइट का मतलब 7 वेवलेंथ आपने डाली, 7 में से एक को अब्जॉर्ब कर लिया, बाकी को इसने जाने दिया, 6 वेवलेंथ को जाने दिया, और फिर इनमें से जो है वो जैसे ही प्रिज्म में से पास करवाई तो 6 वेवलेंथ आपको एज इट इज दिखाई दे गई, और एक जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, वहां डार्क लाइन आ गई, काली रेखा आ गई। ये हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है, रीजन बताएं क्यों। समझ की कोशिश करना, ये एक्सपेरिमेंटल है कि भाई आपको जो है स्क्रीन पर क्या दिखाई दी, केवल एक डार्क लाइन दिखाई दी। एक डार्क लाइन क्यों दिखाई दी, क्योंकि इसने एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। एक ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब क्यों किया, ये अपन समझ रहे हैं। भाई हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, भैया इसके पास तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन एक बार में, याद करो मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक बार में केवल एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ऐसे ही जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो एक बार में एक ही फोटोन को एमिट करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक बार में एक ही फोटोन को अवशोषित करेगा, एक बार में एक ही फोटोन को उत्सर्जित करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये क्या करेगा, इनमें से 7 में से किसी एक वेवलेंथ को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। एक फोटोन अवशोषित करेगा और कहां चला जाएगा, ऊपर। जितनी भी उसकी ऊर्जा है, जितनी भी फोटोन, जितनी भी एनर्जी जो है वो ये ग्रहण कर रहा है, उस एनर्जी के अनुरूप ये जो है वो उच्चतर कक्षा में क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, फोटोन को अवशोषित करके ऊपर चला जाएगा। क्योंकि एक बार में केवल एक ही फोटोन का अवशोषण होता है, इसलिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में आपको केवल एक काली लाइन, एक डार्क लाइन दिखाई देती है। समझ जाना भाई ध्यान से। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोलेगा कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो है वो क्या ऑब्जर्व होता है, तो केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है अवशोषण स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम तो इतना ही है, डिटेल में अपन पढ़ेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो है वो केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है डार्क लाइन, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है, और इनमें से 7 में से किसी एक फोटोन को इसने क्या कर लिया, अवशोषित कर दिया। एक तरीके के फोटोन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया तो ये तुरंत कहां चला गया, ऊपर चला गया। तो अवशोषित करने से, ऊर्जा के अवशोषण की वजह से जो है वो स्पेक्ट्रम बना है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है। क्लियर है बात, समझ रहे हो मेरी बात। वापस से, हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती है, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करता है। अब देखना जरा ध्यान से, क्योंकि अपन बोहर मॉडल पढ़ रहे हैं। बोहर मॉडल जो है वो केवल एकल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही लागू होता है, जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है उनके लिए ही लागू होता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे He+ हो गया, जैसे Li+2 हो गया, ठीक है ना। तो बोहर मॉडल केवल इन पर ही अप्लीकेबल है, बाकी पर अप्लीकेबल थोड़ी ना होता है। तो इसलिए जो है ये चीज जो मैं बता रहा हूं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये इन सब पर लागू हो सकती है, ठीक है ना, इन सब पर लागू हो सकती है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपको कि बोहर मॉडल निम्न में से किसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। तो आपको क्या चेक करना है वहां पर यही चेक करना है कि भाई कौन सा जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जहां एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए, वहां पर बोर मॉडल अप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वहां पर बोर मॉडल जो है उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम, यहाँ केवल एक आपको डार्क लाइन दिखाई देगी। रीजन क्या है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है ना, ये इसका कारण है, ठीक। फिर आते हैं अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की तरफ, हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट चीज है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, इसको पढ़ेंगे ध्यान से, है ना। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई। देखना ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है, कैसे बनाएंगे, पहले तो ये समझ लो कि भाई जिसका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का मतलब है जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसको आप प्रिज्म में से पास करवाओ, तो आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई देगा उसको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है। तो ध्यान से देखो कि जैसे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है या किसी भी गैस का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक ऐसी ग्लास की ट्यूब लेते हैं और इस ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, और इन इलेक्ट्रोड को जो है वो अपन क्या करते हैं भाई, बैटरी से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव से जोड़ देते हैं। अब हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनाना है
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरनी है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, परमाणु लेने हैं हाइड्रोजन के, H गैस, H2 होती है लेकिन परमाणु आपको लेने हैं, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो परमाणु मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने जो है वो जैसे हाइड्रोजन गैस अणुओं का लेना है। एक चीज मैं बता देता हूँ भाई, ये चीज ध्यान में रखना, स्टेटमेंट वाला आता है, अणु जो होते हैं ना, अणु, एक तो परमाणु होता है हाइड्रोजन परमाणु, एक होता है अणु, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु जो है, ठीक है, या परमाणु जो है, ये चलो इसको जो है ये रेखीय स्पेक्ट्रम देते हैं। परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, रेखीय, और अणुओं का स्पेक्ट्रम होता है बेसिक जनरली बैंड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। ये कैसे आया ये अभी आगे क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है ना। चलो इसको बाद में देखते हैं, अपन ये कंसेप्ट ही अपन एक बार हटा रहे हैं, बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं कि आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे बनाना है। जैसे ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट, ठीक है, तो ट्यूबलाइट में ये तो कंसेप्ट होता है कि भाई दो इलेक्ट्रोड होते हैं, बीच में गैस भरी होती है, और यहाँ पर क्या होता है, एक फ्लोरोसेंट सब्सटेंस लगा होता है, फोस्फोरेसेंस या फ्लोरोसेंट, जिस पर चमक बनती है, चमक दिखाई देती है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको एक ग्लास की ट्यूब लेनी है, ठीक है ना, और आजू बाजू दो इलेक्ट्रोड लगाने, बीच में जो भी जिसका भी स्पेक्ट्रम बनाना वो गैस भर देनी है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही ये हाइड्रोजन परमाणु इधर उधर टकराएंगे तो इनको एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु, नाभिक, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसे ही इधर उधर टकराएंगे इनको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा, उच्चतर कक्षाओं में चला जाएगा। ऊर्जा मिलेगी, फोटोन के रूप में ऊर्जा ग्रहण करेगा, फोटोन के रूप में ही उत्सर्जित करेगा, तो फोटोन के जो है इलेक्ट्रॉन फोटोन ग्रहण करके कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, और जैसे ही ऊपर गया तो यहाँ पर जो है वो जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, नाभिक से दूर चलते हैं, वैसे वैसे ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है लगातार। तो ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोजन में जैसे ही परमाणु इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो अस्थायी हो गया, तो अब ऊपर से वापस से कहाँ आएगा, नीचे भी आएगा। तो वापस से नीचे जब आएगा तो क्या करेगा, फोटोन का उत्सर्जन करेगा, और ये जो उत्सर्जन कर रहा है फोटोन का, ये जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ के कारण जो भी अपन को स्पेक्ट्रम दिखाई देगा उसी को अपन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। वापस से सुन लो कि क्यों दिखाई देता है, क्योंकि भाई जैसे ही ये हाइड्रोजन परमाणु इधर उधर टकराएगा इसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब वापस से नीचे आएगा तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और इसी उत्सर्जित ऊर्जा से अपन को क्या दिखाई देता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। तो यहां से जो है वो क्या हुआ भाई, एक लाइट निकली, ठीक है, जो लाइट निकल रही है, जो ऊर्जा निकल रही है, अगर इस ऊर्जा को मैं प्रिज्म में से पास करवाऊं, स्क्रीन पर आपको जो भी डायग्राम दिखाई देगा उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक। अब हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें आपको क्या दिखाई देता है, तो ध्यान से, अवशोषण स्पेक्ट्रम में तो अपन को केवल एक डार्क लाइन दिखाई देती, क्योंकि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन का अवशोषण करता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होगा कि मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से नीचे आए तो लैम्डा वेवलेंथ का फोटोन उत्सर्जित करेगा। तो अगर ये एक ही जंप में वापस से आ गया तो लैम्डा एक लाइन दिखाई देगी, एक जंप का मतलब एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगी भैया। अब ये हो सकता है कि डायरेक्टली यहां आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, 3 फोटोन उत्सर्जित करके भी नीचे आ सकता है। हो सकता है ये पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, 2 फोटोन उत्सर्जित करके भी नीचे आ सकता है। यानी उत्सर्जित, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जब हुआ, ऊर्जा पाके उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ वापस से नीचे आएगा, और नीचे आता हुआ इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक पदों में नीचे आ सकता है। मैं इसको लिख देता हूं, है ना, क्योंकि नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख देता हूं कि भाई क्या होगा कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कौन सा, कि यहां से ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा भाई, उच्चतर कक्षाओं में चला जाएगा। तो ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, ठीक है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक पदों में पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में, ठीक है, या पुनः
मूल ऊर्जा स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर में आएगा, इस कारण उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एक या एक से अधिक चमकीली स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई देती है। देखो समझने की कोशिश करना कि भाई मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाई दिया, क्योंकि ये नाभिक, ठीक, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, इसको ऊर्जा मिलेगी। कैसे मिली ऊर्जा, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव लगा रखे हैं, इससे ऊर्जा मिली। इलेक्ट्रॉन उछल के कहाँ चला गया, उच्चतर कक्षा में चला गया, मान लो चौथी कक्षा में चला गया। अब मैंने ये क्या बोला है कि देखो जरा कि उत्तेजित इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक पदों में पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। यहाँ इसकी ऊर्जा ज्यादा है, स्थायित्व कम है। यहां से वापस से कहाँ आएगा, पहले में आएगा। कैसे आएगा, पहले में एक या एक से अधिक पदों में। अब ये इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि भैया कैसे आता है। अगर ये डायरेक्टली आ जाता है, डायरेक्टली नीचे आ गया, एक ही पद में आ गया, तो एक फोटोन इन दोनों ऊर्जा अंतरालों के बराबर ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करेगा और आपको एक लाइन दिखाई देगी। कितनी, एक। ठीक है, ये केस हमेशा हो सकता है कि आपको केवल हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो 5वें ऊर्जा स्तर में हो और 5 से पहले में डायरेक्टली आ जाए, एक फोटोन का उत्सर्जित करके वापस डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां, 3 पदों में। ये इलेक्ट्रॉन की मर्जी है, इलेक्ट्रॉन कैसे आता है। ठीक है, 3 पदों में होता हुआ वापस से नीचे आ जाए तो कितने फोटोनों का उत्सर्जन हुआ, 3। तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देगी, 3। हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, तो 2 पदों में आ गया इलेक्ट्रॉन, तो 2 पदों में नीचे आएगा तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइन दिखाई देगी, 2। ठीक, तो ये चीज ध्यान में रखना कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अपन को कितनी भी स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई दे सकती है। डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन कितने पदों में नीचे आया है। 1 पद में नीचे आएगा तो 1, 2 पदों में नीचे आएगा तो 2, 5 में आएगा तो 5। जितने पदों में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा उतनी स्पेक्ट्रमी लाइनें अपन को दिखाई देगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है। ठीक, वापस से देख लो एक बार, यही मैंने लिखा है, 1 से अधिक पदों में पुनः मूल ऊर्जा स्तर में आएगा, इस कारण उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में 1 या 1 से अधिक चमकीली लाइनें दिखाई देगी। ठीक है, अब आपको पूछ लूं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, जैसे मैंने आपको बोल दिया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम या न्यूनतम, ठीक है ना, न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या बोलो कितनी होगी। न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनें पूछी है, यानी आप सोचो न्यूनतम कम से कम कितने पदों में ऊपर से नीचे आ सकता है, तो कम से कम तो 1 पद में ऊपर से नीचे आ सकता है डायरेक्टली, चाहे कोई से भी ऊर्जा स्तर में हो। दूसरे से पहले में डायरेक्टली आ सकता है, तीसरे से पहले में डायरेक्टली आ सकता है, 5वें से पहले में डायरेक्टली आ सकता है, 7वें से पहले में डायरेक्टली आ सकता है। कोई भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन हो, कम से कम कितनी लाइनें दिखाई देगी भैया, 1 तो दिखाई देगी देगी। ठीक है, तो न्यूनतम लाइनों की संख्या कितनी, उत्सर्जन में न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या कितनी होगी भैया, हमेशा 1। ठीक, फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में किसी हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम लाइनों की संख्या, अधिकतम कितनी स्पेक्ट्रम लाइनें दिखाई दे सकती है, तो अधिकतम कितने पदों में ऊपर से नीचे आ सकता है। जैसे देखना जरा, इलेक्ट्रॉन चौथे में है तो अधिकतम कितने पदों में ऊपर से नीचे आ सकता है, 1 पद तो ये हो गया, चौथे से तीसरे में, फिर तीसरे से दूसरे में, फिर दूसरे से पहले में, तो 3 आ गए। तो यानी यहां पर होगा भाई n2 - n1, इतने पदों में ऊपर से नीचे आ सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, जैसे यहां पर n1 की वैल्यू क्या है अपने पास, 1, और n2 का मान कितना है, 4। n2 हमेशा ऊपर वाला, n1 हमेशा नीचे वाला, तो 3 पदों में आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे
पूछ सकता है। n2 माइनस n1 इतने पदों में जो है वो क्या कर सकता है, अधिकतम आपको स्पेक्ट्रम में लाइनें इतनी दिखाई देगी। ये चीज ध्यान में रखना, किसी हाइड्रोजन परमाणु, मैं एक सिंगल हाइड्रोजन परमाणु की बात यहां पर कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया, ध्यान से देखो, क्वेश्चन लिख के दे दिया कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, 5वीं उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, तो अधिकतम व न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कहां से कहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 5वीं उत्तेजित अवस्था से कहां आ रहा है, मूल ऊर्जा स्तर में आ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम व न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या, देखो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। पहले अधिकतम चेक कर लेते हैं, 5वीं, अच्छा मेरे को ये बताओ कि 5वीं उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या हो गया, n बराबर एक ऐड कर दो 6, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना 1 2 3 4 5 एंड 6, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 6 में है, मूल ऊर्जा स्तर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 से कहाँ आ रहा है, 1 में। तो अधिकतम की संख्या, अधिकतम निकालने हैं, तो अधिकतम देखो, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 6 से 5 में आए, फिर 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में और 2 से 1 में। इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे लेके आना है, आप एक या एक से अधिक पदों में लेके आ सकते हो। अधिकतम कितने पदों में लेके आ सकते हो ये पूछा है। एक फोटोन यहां उत्सर्जित कर दिया, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, टोटल कितने फोटोन उत्सर्जित कर दिए, टोटल 5 फोटोन उत्सर्जित कर दिए। तो अधिकतम अधिकतम कितने हो गए, 5 लाइनें दिखाई देगी। इसको आप n2 माइनस n1 से भी कर सकते हो। तो n2 माइनस n1, n2 कितना है 6 माइनस n1 कितना है 1, 5। तो अधिकतम जो है 5 लाइनें। न्यूनतम कितनी लाइनों में नीचे लेके आ सकते हो, तो भाई हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 6 से डायरेक्टली कहाँ आ जाए, 1 में आ जाए। तो न्यूनतम जो है वो हमेशा कितना होगा 1, और अधिकतम हमेशा कितना होगा n2 माइनस n1। ये मैं केवल एक हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में वो अगर मान लो ऐसे बोल दे कि हाइड्रोजन परमाणुओं के एक नमूने में, ठीक है, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो मैं यहां पर बोल दूं, एक तो ये है किसी हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या, एक है हाइड्रोजन परमाणुओं के नमूने के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या। ये अपने पास होता है भाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। भाई क्वेश्चन जो है वो अगर चेंज हो जाएगा, कैसे कि अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन परमाणु की जगह, हाइड्रोजन परमाणु वर्ड की जगह हाइड्रोजन परमाणुओं का नमूना एक ले लिया, ठीक है, नमूने के लिए। तो एक नमूने का मतलब होता है उसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु है ना। सैंपल का मतलब होता है एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या एक से ज्यादा, एक सिंगल हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो ये सूत्र लगाना है। और हाइड्रोजन क्वेश्चन में लिख के देगा आपको, एक हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालना है या हाइड्रोजन परमाणु के एक नमूने के लिए निकालना है, ये क्वेश्चन में मेंशन करेगा, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु के एक नमूने की बात करें, तो जब भी नमूने की बात होगी तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, हाइड्रोजन परमाणुओं के नमूने के लिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या कितनी है, n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूं, आपको ये दे दिया
हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के नमूने में यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं की जगह जो है वो मैं तीसरी उत्तेजित अवस्था ले लेता हूं ताकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़े। तीसरी उत्तेजित अवस्था से मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो अधिकतम व न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो पहले तो अपन इसको फॉर्मूले से निकालते हैं, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा कि आखिर आंसर जो है वो अलग क्यों आ रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, इसको अधिकतम संख्या निकाल लेते हैं, न्यूनतम तो हमेशा एक ही होगी, अधिकतम संख्या निकाल लेते हैं। तो अधिकतम लाइनें कितनी, वही n2 - n1 और यहाँ n2 - n1 + 1/2, ये अधिकतम लाइनों की संख्या, ठीक है, हमेशा इतनी होगी। नमूना अगर दिया है तो अगर आपको केवल एक हाइड्रोजन परमाणु देता तो डायरेक्टली n2 - n1, तीसरी उत्तेजित अवस्था का मतलब क्या, n = 4, ठीक है। तो 4 - 1 तो 3 दिखाई देती। हाइड्रोजन परमाणु का केवल एक परमाणु होता तो, अब सैंपल दे रखा है तो देखना जरा क्या लिखूं, 4 - 1 और यहाँ 4 - 1 + 1/2, तो ये कितना 3, ये 4 और ये 2, तो कितना आया 6, 6 लाइनें दिखाई देगी, अधिकतम 6 लाइनें दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं, देखना जरा। तो परमाणु का एक नमूना है, नमूना का मतलब उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं, ठीक है, और सारे हाइड्रोजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इलेक्ट्रॉन तीसरी उत्तेजित अवस्था यानी n = 4 में है। ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 4 में है, 4 से इसको कहाँ लेके आना है, अपन को 1 में लेके आना है, ठीक है। न्यूनतम भाई देखो जरा, 6 अपने पास, 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन परमाणु बहुत परमाणु होंगे और सब में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, n = 4 में होगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि न्यूनतम कितनी लाइनें दिखाई दे, हो सकता है कि सब में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से डायरेक्टली कहाँ जाए, 1 में आ जाए, तो न्यूनतम तो कितनी दिखाई देगी, 1 ही दिखाई देगी। अब अधिकतम 6 कैसे दिखाई देगी, तो अधिकतम 6 कुछ यूं दिखाई देगी, हो सकता है कि भाई किसी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली यहां जाए, तो एक फोटोन यहां एमिट होगा, एक लाइन यहां दिखाई देगी, क्लियर है। हो सकता है कि किसी दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आएगा तो एक लाइन यहां दिखाई दे गई, यहां एक लाइन दिखाई दे गई, ठीक। हो सकता है फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली यहां से यहां आ जाए तो एक लाइन यहां दिखाई दे जाएगी, ठीक है। किसी दूसरे परमाणु में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, एक लाइन यहां दिखाई दे गई, फिर यहां से यहां आ जाए तो एक लाइन यहां दिखाई दे जाएगी, ठीक है। किसी और परमाणु में कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, किसी और परमाणु में हो सकता है कि आपको कुछ यूं दिखाई दे, इलेक्ट्रॉन यहां है तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां आए, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। तो ध्यान से देखना जरा, ये वाली लाइन तो यहां पर अपन लिख चुके हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन तो अपन काउंट करेंगे नहीं, ये वाली लाइन जो है वो अपन यहां पर लिख चुके हैं तो ये वाली लाइन भी काउंट नहीं करेंगे, ये वाली लाइन नहीं दिखाई दे रही तो एक लाइन ये दिखाई दे देगी, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 लाइनें दिखाई देगी। अलग अलग परमाणुओं में टोटल 6 प्रकार की आपको स्पेक्ट्रम में लाइनें दिखाई देगी, क्योंकि परमाणु बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना कि हाइड्रोजन परमाणु के नमूने के लिए आपको कैलकुलेट करवा रहा है या एक हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणु एक ही होता तो एक ही हाइड्रोजन परमाणु, और इसके लिए पूछ रहा अधिकतम कितनी होगी, तो भाई इसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां आना पड़ेगा, फिर इसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, इसी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां, अधिकतम 3 दिखाई देगी। लेकिन अगर आपके पास एक हाइड्रोजन परमाणु का नमूना है तो अधिकतम लाइनें निकालने का सूत्र जो है वो ये होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। ध्यान से वापस से समझ लो कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों दिखाई देता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा पाकर क्या होगा, उच्चतर कक्षाओं में चला जाएगा, और उच्चतर कक्षाओं में एक या एक से अधिक पदों में होता हुआ कहाँ आएगा, वापस से नीचे आएगा। अब जितने पदों में होता हुआ नीचे आएगा उतने फोटोनों का उत्सर्जन करेगा और उतनी ही स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई देगी, ठीक। और ये तो हुआ उत्सर्जन स्पेक्ट्रम केवल, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में न्यूनतम लाइनों की संख्या कितनी होगी, चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु हो चाहे हाइड्रोजन परमाणु का सैंपल हो, न्यूनतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या कितनी होगी, 1, क्योंकि एक पद में जो है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ सकता है, क्लियर। फिर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अधिकतम स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या कितनी होगी, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है तो अधिकतम लाइनों की संख्या n2 - n1, ठीक है। एक ही हाइड्रोजन परमाणु है
तो अधिकतम लाइनों की संख्या n2 माइनस n1। अगर एक से ज्यादा परमाणु है, एक नमूना एक सैंपल दे रखा है, तो अपने पास अधिकतम लाइनों की संख्या क्या होगी, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ठीक, फिर देखो ये हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पर, देखना। एक्चुअली दो क्वेश्चन करेंगे, दोनों का कंपैरिजन देखेंगे इसी के जैसे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के एक नमूने में हाइड्रोजन परमाणु के एक नमूने में यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होते हैं, स्पेक्ट्रमी लाइनों की संख्या, तो इसको ऐसे कर देते हैं, अधिकतम स्पेक्ट्रमी। ठीक है ना, अधिकतम स्पेक्ट्रमी लाइन की जगह जो है वो रेखा भी आ सकती है, रेखाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक, एक इसी के जैसा सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसा लिख दिया कि किसी हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन 5वीं उत्तेजित अवस्था से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमित होते हैं, तो अधिकतम स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या हो। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। अब इन दोनों की लैंग्वेज जो है वो आपको केवल समझनी है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन जो है वो इनमें n1 और n2 की वैल्यू सेम है। पहले तो n1 n2 चेक कर लेते हैं। 5वीं उत्तेजित अवस्था का मतलब कक्षा कौन सी हो गई, छठी कक्षा। ठीक है, यानी 6 नंबर जो एनर्जी लेवल है अपने पास, छठी कक्षा, वहां से इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था, यानी n का मान कितना हो गया, 3। ठीक है, यानी 6 से 3 में आ रहा है। उत्तेजित अवस्था आपको दी है, उसमें क्या कर देना, एक ऐड कर देना है। ठीक है ना, तो आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ ऊपर वाला जो है वो n2, नीचे वाला n1। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन में ऐसा ही यहाँ पर भी बोला है कि 5वीं से कहाँ पर आ रहा है भाई, द्वितीय में आ रहा है, तो n2 की वैल्यू यहाँ पर भी 6, n1 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होगी, 3 होगी। बस एक वर्ड अलग है, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के एक नमूने में दे रखा है, यानी एक से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ एक हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा है, किसी हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है ना, तो अगर नमूना दिया है तो अधिकतम रेखाएं क्या हो जाएगी भाई, आपके पास हो गया n1 प्लस 1/2। क्लियर। और यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर अपन बोलेंगे अधिकतम रेखाएं। तो अधिकतम रेखाएं कितनी हो जाएगी, n2 माइनस n1। ठीक है, तो यहाँ पर 6 माइनस 3 कितनी लाइनें दिखाई देगी, 3, मैक्सिमम 3 लाइनें दिखाई दे सकती है आपको। ठीक है ना, 6 से 3 में आएगा तो। और यहाँ पर एक नमूना दे रखा है, तो क्या लिखूंगा, 6 माइनस 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, 6 माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हुआ कैंसिल, ये कितना, 3 गुणा 6 से 2। ठीक है, कितनी, 9 लाइनें दिखाई देगी, और वहां पर कितनी दिखाई देगी, 3 लाइनें दिखाई देगी।
ठीक है। तो ये अपने पास अधिकतम। न्यूनतम की बात करें तो यहां पर भी न्यूनतम कितनी दिखाई देगी, न्यूनतम हमेशा 1, और यहां पर न्यूनतम कितनी दिखाई देगी, यहां पर भी न्यूनतम जो है वो कितनी दिखाई देगी, 1 ही दिखाई देगी, क्योंकि ये हो सकता है कि कितने भी परमाणु, हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु हैं, सारे के सारे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक बार में ही ऊपर से नीचे आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो न्यूनतम हमेशा 1। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में वापस से सुन लो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में चाहे हाइड्रोजन परमाणु का एक नमूना दे रखा हो, चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु दे रखा हो, न्यूनतम लाइनें कितनी, 1 दिखाई देगी, ठीक है। अधिकतम लाइनें, एक हाइड्रोजन परमाणु दे रखा है तो N2 - N1, और हाइड्रोजन परमाणु का एक सैंपल दे रखा है, एक नमूना दे रखा है तो N2 - N1, N2 - N1 + 1/2। क्लियर है बात। अवशोषण स्पेक्ट्रम में कितनी लाइनें दिखाई देती है, केवल एक लाइन दिखाई देती है, वो भी कैसे, डार्क लाइन दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, क्योंकि एक बार में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है, इसलिए एक बार में एक ही डार्क लाइन दिखाई देती है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया भाई हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बाकी है, पूरा नहीं हुआ है ना। और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में अभी अपन हाइड्रोजन परमाणु की अलग अलग स्पेक्ट्रमी लाइनें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आता है, 3 से 1 में आता है, ठीक है ना, तो इनको स्पेक्ट्रमी लाइनों को नाम दिया गया है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब अनंत से आता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो अलग अलग स्पेक्ट्रमी लाइनें अपन हाइड्रोजन परमाणु की देखेंगे। तो ये चीज अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में अपना बोहर मॉडल जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बोहर मॉडल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या कर लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको टिक करवाऊंगा, ठीक है ना, सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बोहर मॉडल को अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही मैं आपको जो आधुनिक परमाणु है, ठीक है, उसकी तरफ अपन चलेंगे कि आज जो है वो अपन परमाणु पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो बोहर मॉडल की भी कुछ कमियां हैं, ये कमियां भी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हर मॉडल की कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो कमियां डिस्कस करेंगे अपन। तो बोहर मॉडल की क्या कमी है, क्या लिमिटेशन है, ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और जो आधुनिक परमाणु है, तरंग यांत्रिकी सिद्धांत जो आधुनिक परमाणु को एक्सप्लेन करता है, उसकी बातें भी अपन आगे की क्लासों में करेंगे। तो यहाँ के बाद में अपन इसको आगे क्लास में कंटिन्यू करते हैं।